गाय के नाम पर सियासत तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन चुरू का सेहला गांव की गौशाला कौमी एकता की मिसाल बनी हुई है। इसको चलाने से लेकर देखरेख तक का काम हिंदू और मुस्लिम तबका मिलकर करते हैं। ये गौशाला उन लोगों को आईना दिखा रही है जो गाय के नाम पर दो मजहबों में नफरत पैदा करते हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के चूरू में रतनगढ़ तहसील के गांव सेहला की गौशाला कौमी एकता की मिसाल बनी हुई है। एक तरफ जहां गायों को लेकर सियासत हो रही है, तो उसके नाम पर मॉब लिंचिंग जैसे गैर इंसानी मामले भी सामने आते हैं। वहीं सेहला की गौशाला कौमी एकता और भाईचारे का पैगाम दे रही है। गांव की बेसहारा और आवारा गायों को 2016 में सभी समाज की मदद से ये गौशाला 2 दर्जन गायों के साथ शुरू की गई थी। खास बात यह है कि गौशाला की देखरेख में मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 3 सालों से इस गौशाला कमेटी सदर ओहदे पर हाजी निजाम खां बने हुए हैं। खेती के कामों से जुड़े निजाम खां की उम्र 65 के पार है, लेकिन आज भी वो घरेलू कामों के साथ साथ गायों की खिदमत में लगे रहते हैं। गांव के भाईचारे की रे कपड़ापन की बात है। गांव का लोग मीटिंग करके विश्वास करके करी थे, थोड़ी देख रेख करो तो इनकी सार संभालो। रुखवाली देखिए है बा, दोनों बात है। हमारी खेती की रुखाली है, हमारे धन की रुखाली है। अरे लठाई खाती नहीं फिरे, वो कितनी से नहीं रहूँ आगे लिए तमाश दान दाता 5 रुपया दे सका से। अरे जगह 100-150 कुआ हो रहे हैं गाँव की रोई कमाने में। तमाम लोग जगह अपन 1-1, 2-2 गाटो तो है। सेहला गांव के 1300 घरों की आबादी वाले गांव में 400 घर मुसलमानों के हैं, जबकि 900 घर हिंदू तबके की अलग अलग जातियों के हैं। खास बात यह है कि गौशाला के सभी काम लोग मिलजुल कर करते हैं। इसमें वैसे कोई बात नहीं है कि कोई हिंदू या मुसलमान जैसी, पहले से ही सेवा करते आए हैं। इनके पूर्वज भी सेवा करते आए हैं। ये लोग भी सेवा करने में अग्रणी है। इनका परिवार गांव में पूरा साथ देते, हर काम में देते हैं। उस समय हमारे पास कोई 25-26 के आसपास की गोधन था, उसको शुरू किया गया था। उस समय ये थी कि जो आवारा गायें जो घूम रही थी उनको एक जगह स्थान दिया जाए, ताकि क्या ये गाय गाँव की जो बेसहारा गाय है, जो बाहर से जो बेसहारा गाय आई, उनको स्थान दिया जाए। उस समय ये प्रारूप गाँव वालों ने तय किया था। उसके बाद में धीरे धीरे आज बामासाओं की देन है। गाँव में से गोवर्धन जी लोहिया हमारे बामासा हैं, पूरा गाँव ने उनको साथ में मिलकर सहयोग किया। सेहला गांव की ये गौशाला हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ रही खाई और नफरत पैदा करने वालों को आईना दिखा रही है। नवरतन प्रजापत, जी मीडिया, चुरू। मुंबई से गिरफ्तार टेरर फंडिंग गिरोह के मास्टरमाइंड नाइजीरियन नागरिक माइकल और तंजानियन शहरी हरमन पीटर असंगा से पूछताछ में कई राज उगले हैं, जहां पर पूछताछ में पता चला है कि टेरर फंडिंग नेटवर्क में कई हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। अब यूपी एटीएस इस नेटवर्क में शामिल लोगों की तलाश में है, जहां पर दोनों ही मुलजिम ने पूछताछ में यूपी एटीएस को बताया है कि नेपाली शहरियों और हिंदुस्तानी शहरियों से 5 से 10% कमीशन पर रुपए मांगाते थे और इन रुपयों को एजेंट्स के जरिए मुख्तलिफ बैंक खातों में पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के साथ साथ चीन और रूस तक भेजा करते थे। टेरर फंडिंग मामले में लखीमपुर खीरी की सिजम कोर्ट ने नाइजीरिया शहरी के 2 अभियुक्तों को एटीएस को 7 दिन की रिमांड पर सौंप दिया था। एटीएस की इनसे पूछताछ के बाद कई इंकशाफ हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये अपने एजेंट्स के जरिए से नेपाली बैंकों के पीएलओ खातों को हैक करके पैसे नेपाली बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे और इनके पास से साइबर फ्रॉड से मुताल्लिक दस्तावेज भी हासिल हुए हैं। मुलजिमीन के पास से लाखों मेल आईडी और करीब 10,000 हिंदुस्तानी मोबाइल नंबर भी मिले हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पुलिस की क्राइम ब्रांच और निगासन थाने की पुलिस ने टेरर फंडिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 मुलजिमीन उम्मेद अली, संजय अग्रवाल, समीर सलमानी और एराज को गिरफ्तार किया था। उम्मेद अली, संजय अग्रवाल और एराज लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना इलाके का रहने वाला है, जबकि समीर सलमानी बरेली का रहने वाला है। गिरोह के कब्जे से बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी और नेपाली करेंसी बरामद हुई थी। यूपी के झांसी में महकमा बराए फलाह बहबूद की जानिब से सफर हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने के लिए ई फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां पर आज़मीन हज को सहूलत देने के लिए झांसी के सराय मोहल्ला में वाक़ मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद में ए सहूलत सेंटर की शुरुआत की गई। रिपोर्ट देखिए।
झांसी से सफरे हज के लिए दरख्वास्तें देने वाले आज़मीन हज को ई सहूलत मरकज का आगाज किया गया। सेंटर पर मौजूद नोडल अफसर ऑनलाइन एप्लीकेशन देने वाले आज़मीन हज को तफसील से मालूमात फराहम करा रहे हैं, साथ ही उनके फॉर्म भरने के लिए उनकी मदद भी कर रहे हैं। नोडल अफसर सुहेल अरशद के मुताबिक हर रोज 10 से 12 लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की जानकारी लेने आते हैं। हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। जनपद झांसी से हमारा मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद जो सराय झांसी मौजूद है, इसको चुना गया है कि यहाँ से ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ये जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग झांसी द्वारा हमको दी गई है। लोग कम से कम 10-12 लोग इंक्वायरी के लिए डेली आते हैं और अभी थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है। करीब 4 फार्म यहाँ से भरे गए हैं। इसकी 10 नवंबर लास्ट डेट है। उम्मीद ये मान के चल रहे हैं कि सरकार की तरफ से डेट बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले। इसके लिए सबसे पहले तो पासपोर्ट और फोटो और ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट, एक 300 रुपये की आवेदन शुल्क की एक रिसिप्ट जो स्टेट बैंक या यूनियन बैंक या नेट बैंकिंग में कहीं भी जमा की जा सकती है, नेट बैंकिंग के जरिए। रियासती हुकूमत की जानिब से ई सहूलत मरकज खोला गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर कासिम अहमद ने बताया कि महकमा बराए अकलतीफ फलाह व बहबूद की जानिब से लखनऊ में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिसमें आज़मीन हज को ऑनलाइन दरख्वास्तें देने की ट्रेनिंग दी गई थी। हम लोगों को सिलेक्ट किया गया था और उसमें हम लोग वहाँ गए थे। उन्होंने पूरी बारीकी से समझाया था और पम्फलेट भी दिए थे। उसके प्रोसेस के बारे में पूरा बताया था कि आपको किस तरह से हाजी जो आए उनके लिए आपको किस तरह से फार्म भरना है। तो पूरा प्रोसेस समझाया था, उसी के तहत हम लोग उस फार्म को भरते हैं और समझाते हैं। और जो भी हमारे हाजी आते हैं फार्म भरने के लिए, उनके पासपोर्ट वगैरह को बहुत बारीकी से देखते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद में उसके फार्म को पूरा कंप्लीट करते हैं। फार्म तो हमारे यहीं पर कंप्लीट किए गए ऑनलाइन, और हमारे मिसेस का 2 के फार्म भरे गए। कहाँ के लिए हज के लिए। क्या क्या बताया आपने हमको ज़रूरत के लिए बतलाया कि पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड है, ब्लड ग्रुप है वगैरह। ही फार्म भरने के बाद ही कोई और भी जानकारी दी गई? नहीं, फार्म की पूरी जानकारी दी गई। वहाँ हज कमेटी का एड्रेस है, पूरा सब कोऑपरेशन मिला है। जो अरकान पूरे हो तो उसके लिए बताया गया फंड का तो यहाँ पर सर ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन यहाँ से भरा गया है, फ्री कॉस्ट। फॉर्म भरने के दौरान पासपोर्ट, फोटो, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर फॉर्म भरा जाता है। आज़मीन हज के लिए ई सहूलत सेंटर काफी फायदेमंद और मददगार साबित हो रहा है। जी सलाम के लिए झांसी से अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट। यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाला मामले में अब तक कई अफसरान सलाखों के पीछे जा चुके हैं और इस घोटाले में यूपीपीसीएल के साबिक एमडी एपी मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले की जांच जारी है, लेकिन ईओडब्ल्यू के हवाले से हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिससे घोटाले के असली गुनहगार तक पहचान की जाएगी। और साथ ही हमारे पास वो अहम दस्तावेज भी मौजूद है जो बताते हैं कि इस घोटाले को किसने और किस तरह से अंजाम दिया। पेश है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अधिकारियों को रात में जगाया और सीबीआई की जांच कर दी आपने। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। डीएचएफएल फंड घोटाले में यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। यूपीपीसीएल केस को लेकर ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर है, तो वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने ऑपोजिशन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पैसा दिया गया है डीएचएफएल को, रात भर जग कर के आपने सीबीआई जांच कर दी, क्योंकि कल विपक्ष सवाल पूछेगा आपसे। आप सच्चाई बाहर निकल आएगी, उससे बचना चाहते थे आप। अधिकारियों को रात में जगाया और सीबीआई की जांच कर दी आपने। समाजवादी पार्टी का मानना है, मेरा मानना है कि इसकी जांच सिटिंग जज से हो, माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। अगर आरोप हमारी सरकार पर आप लगा रहे हैं
तो फिर तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, फिर तो आपको जवाब देना चाहिए। आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आप राजनीति से प्रेरित होकर हमारी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जैसे ही ये पूरा प्रकरण सरकार के संज्ञान में आया और अधिकारियों ने पत्र लिखकर सरकार को बताया, क्योंकि अधिकारियों का पैसा जहां उन्होंने निवेश किया था वहां से नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने सरकार के संज्ञान में पूरा प्रकरण लेकर आए और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। जो आंकड़े हैं और जो तथ्य हैं उनको कहीं न कहीं श्री अखिलेश यादव जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार में ही पीएफ घोटाले में गिरफ्तार एपी मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया था। हालांकि जब इस बारे में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने सवालों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। समाजवादी सरकार के समय पर डीएचएफएल का उनके अकाउंट में कोई भुगतान नहीं हुआ। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएफ घोटाले में मुसलसल कार्रवाई जारी है। इस मामले में यूपीपीसीएल के साबिक एमडी एपी मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि यूपीपीसीएल के जीएम पीके गुप्ता को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन डीएचएफएल में फंसे मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड्स का क्या होगा, अब भी ये सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर सियासत जारी है। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी के हजारों बिजली इंजीनियरों मुलाजमीन की कमाई के पीएफ में जमा 2200 करोड़ से ज्यादा रुपए प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट के महाघोटाले को भी बीजेपी सरकार रोक नहीं पाई, तो अब इल्जाम तराशी से क्या होगा। सरकार सबसे पहले मुलाजमीन का मफाद और उनके नुकसान की यकीन दहानी करे। इस पीएफ महाघोटाले में यूपी सरकार की पहले एक घोर नाकामी और अब ढुलमुल रवैये से कोई ठोस नताइज निकलने वाला नहीं है, बल्कि सीबीआई जांच के साथ साथ इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सभी बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसका आवाम को इंतजार है। उधर सरकार मुसलसल कसूरवार अफसरान पर सख्त कार्रवाई का हवाला दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन इस सब के बीच सियासी बयानबाजी मुसलसल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।